हेलो दोस्तों। तो मौलिक अधिकार हमने देख लिया पहले वीडियो में, और आज का जो वीडियो है वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के विषय में है। और बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में, मुख्य परीक्षा में, सिविल सर्विस एग्जाम की बात कर रहा हूँ मैं, तो मुख्य परीक्षाओं में जो पूछा गया है उसमें मात्र 3 प्रश्न ही हैं जो नीति निर्देशक सिद्धांत से सीधे तौर पर पूछे गए हैं। ठीक है, तो इन 3 प्रश्नों के माध्यम से ही हम लोग जो भी है नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में जो जानना चाहिए वो लगभग सारे एस्पेक्ट्स जो है, जैसे कि मूल अधिकार में हमने कवर किया वैसा ही है इसमें। और मैं बात कर रहा हूँ कि 47वीं मुख्य परीक्षा से लेकर के और 17वीं तक जो अभी तक जो है जो संपन्न परीक्षा हुई है, उन सभी में अगर देखा जाए तो मात्र 3 ही प्रश्न जो थे वो जो सीधे तौर पर नीति निर्देशक सिद्धांत से आए हैं। लेकिन मैं अगर इसकी उपयोगिता की बात करूँ तो मौलिक अधिकार से भी कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है ये राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा के लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब बात कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि भारत के संविधान में सकारात्मक निर्देश, देखिए यहाँ तो सीधे तौर पर नीति निर्देशक सिद्धांत लिखा भी नहीं है। ठीक है, तो हमको यह समझना होगा कि आखिर ये सकारात्मक निर्देश है क्या संविधान में, तो वही जिसे हम लोग डीपीएसपी के नाम से जानते हैं। तो ये भारत के संविधान में सकारात्मक निर्देश देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के एक चार्टर के रूप में है। उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो आइए हम लोग इसकी व्याख्या करते हैं। देखिए, प्रश्न उत्तर के अगर फॉर्मेट में रहने से क्या होता है ना कि आप चीज़ों को ज़्यादा समझ पाते हैं। अगर कहूँ, अगर इसका नोट्स के रूप में अगर दे दूँ तो नोट्स आपके पास पड़े रह जाएंगे, आप उसे पूरा नहीं कर पाएंगे। पूरा करेंगे भी तो बार बार रिवीजन करने के बाद ही आपको वो सीधे तौर पर याद हो जाएंगे। लेकिन जब लिखने की बारी आएगी तो फिर आपको फिर एक अलग चुनौती का सामना करना पड़ेगा। तो इस चुनौती से बचने के लिए मैंने दोनों विकल्प को साथ में लिया है। एक तो इससे सारे एस्पेक्ट्स कवर हो जाएंगे, और प्रश्न उत्तर के रूप में है तो जब आप प्रश्न का उत्तर दीजिएगा तो एक कहीं ना कहीं खाका आपके दिमाग में होगा। तो इस उद्देश्य से मैंने यह वीडियो बनाया है। ठीक है, चलिए भूमिका में बात करें तो भारतीय संविधान केवल राजनीतिक लोकतंत्र यानी कि एक व्यक्ति एक वोट तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना भी इसका मूल लक्ष्य है। इसी उद्देश्य से संविधान के भाग 4 में देखें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी शामिल किए गए हैं। ये सकारात्मक निर्देश राज्य को कल्याणकारी राज्य की दिशा में सक्रिय कदम उठाने का मार्गदर्शन देते हैं। इनका उद्देश्य है कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना, ताकि संविधान की प्रस्तावना में निहित न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को व्यवहार में उतारा जा सके। देखिए, एक जो मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए मौलिक अधिकार, ठीक है, फंडामेंटल राइट की बात करें तो यह आपको क्या देता है, आपको राजनीतिक अधिकार देता है। राजनीतिक अधिकार या राजनीतिक लोकतंत्र जो है वो बहाल करता है लोकतंत्र। ठीक है, लेकिन अगर वही डीपीएसपी की बात करें तो यह जैसा कि यहाँ पर दिया है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। यानी कि राजनीतिक अधिकार की बात करें तो वो खास करके राजनीतिक अधिकार फंडामेंटल राइट द्वारा दिया जाता है। लेकिन अगर सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की अगर बात करनी हो तो वो डीपीएसपी हमें प्रदान करती है। अब आगे देखें कि सामाजिक लोकतंत्र के रूप में सकारात्मक निर्देश क्या है। तो देखिए, सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ है समाज में समानता, गरिमा और अवसरों की उपलब्धता। ठीक है, अवसरों की उपलब्धता। तो ये कैसे कैसे डीपीएस में प्रकट होता है वो देखें। सामाजिक लोकतंत्र, तो देखिए डीपीएस में आप देखिएगा तो समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता दी गई है। ठीक है, अनुच्छेद 39A, ठीक है, राज्य को समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता देने का निर्देश देता है। उदाहरण के लिए देखें तो नालसा की जो स्थापना हुई है, निःशुल्क विधिक सेवा प्राधिकरण, तो इसकी स्थापना हुई है इसके लिए। तो इससे स्पष्ट होता है कि सामाजिक लोकतंत्र को यह बढ़ाता है। दूसरा देखें तो शिक्षा और बाल संरक्षण, अनुच्छेद 45 एवं 21A के माध्यम से बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित किया गया। ठीक है, यहाँ पर 21A आपको पता होगा कि ये फंडामेंटल राइट का है मामला, लेकिन दोनों जोड़कर पढ़ना चाहिए। ठीक है, अनुच्छेद 45 और 21A के माध्यम से बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित किया गया। उदाहरण के लिए देखें तो ये राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट के तहत 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 45 में क्या है, जो पहले था ये पहले ऐसे ही था, लेकिन बाद में जब इसको फंडामेंटल राइट में जोड़ा गया तो फिर 0 से लेकर 6 वर्ष के बच्चों की शिक्षा जो है वो आंगनबाड़ी वगैरह सब जो है आप देखते हैं, तो ये चीज़ें इसमें आती है। तो अब इन शब्दों को थोड़ा सा ठीक कर लेंगे लिखने के दौरान कि, लेकिन हाँ ये सामाजिक लोकतंत्र की बात है तो एक तरफ जहाँ समान न्याय की बात करता है वहीं शिक्षा की बात यहाँ पर किया जा रहा है। फिर समान कार्य के लिए समान वेतन, ये भी अगर देखा जाए तो सामाजिक लोकतंत्र को बढ़ावा देता है। तो 39D जो पहले से मूल संविधान में ही निहित है, पुरुषों
और महिलाओं के लिए समान वेतन का निर्देश देता है। उदाहरण के लिए अब वेतन संहिता में समाहित हो गया ये रेम्युनरेशन एक्ट, इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट, तो ये अब वेतन संहिता में समाहित हो गया है। तो ये समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की जाती है। फिर उसके बाद बात की जाए तो कमजोर वर्गों का संरक्षण किस प्रकार से, तो जब अनुच्छेद 46 पढ़िएगा डीपीएसपी में, तो अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा का निर्देश देता है। शिक्षा में, नौकरियों में आरक्षण नीति। तो इस प्रकार ये निर्देश हम जो देख रहे हैं, देखिए और भी व्याख्या हो सकती है। जब आप 39 से लेकर के 36 से, चूँकि 36 से लेकर 51 तक आप देखते हैं डीपीएसपी, तो 36 से लेकर अगर 51 तक आपको सारे अनुच्छेद अगर पता हो तो आप इसे आराम से लिख सकते हैं। अब जैसे कि इसमें बोला जा रहा है कि सामाजिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना, तो यहाँ पर कैसे कैसे किया गया, जैसे देखिए 39A, हाँ 45, 39D, 46, इस तरह से। अब ये है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आर्थिक लोकतंत्र के रूप में सकारात्मक निर्देश किस प्रकार से है, तो वो देख लेते हैं। देखिए आर्थिक लोकतंत्र का अर्थ क्या है। आर्थिक लोकतंत्र का अर्थ ये है कि संसाधनों का न्याय संगत वितरण होना चाहिए और आर्थिक अवसरों की जो है वो समानता मिलनी चाहिए। तो यही आर्थिक लोकतंत्र है। यह डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कैसे प्राप्त होता है वो देखें तो संसाधनों का समान वितरण, ठीक है, 39B और C, ठीक है, 39B और 39C में क्या है, धन और उत्पादन के साधनों के संकेंद्रण को रोकने का निर्देश देते हैं। उदाहरण के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, भूमि सुधार कार्यक्रम, ये सभी क्या है, ये प्रयास है कि संसाधनों का समान वितरण हो, यानी कि कुछ वर्गों, कुछ धर्म, कुछ जाति, कुछ समुदाय तक जो है वो आर्थिक उन्नति नहीं हो, बल्कि यह एक क्या हो कि सभी तक जो है ये विकेंद्रीकरण की जो अवधारणा हम लोग कहते हैं वो होना चाहिए। तो संसाधनों का समान वितरण। दूसरा देखिए तो आजीविका का अधिकार, अनुच्छेद 41 में देखिएगा। अब ये क्या है कि अनुच्छेद 41 में देखिए तो कार्य के अधिकार और सार्वजनिक सहायता का निर्देश देता है, ठीक है। इसमें क्या है कि वृद्ध हो गए या जो बेकार हो गए, ठीक है, जिनके पास कोई कार्य नहीं है, तो वो काम मांगने का अधिकार जो है वो देता है। जैसे मनरेगा आप देखते हैं, अभी तो इसका नाम भी चेंज हो गया है। इसके तहत अब बीवी राम जी है, उसमें 125 दिनों का यहाँ पर अपडेटेड आप दीजिएगा, तो ये है। इसके बाद श्रमिकों का कल्याण, ठीक है, अनुच्छेद 32 और माफ़ कीजिए 42 और 43 में। तो देखिए 41, 42, 43 साथ में जोड़ के पढ़ने से आपको काफ़ी सुविधा होगी। 41 में है काम, 42 में है काम की दशा, 43 में है मजदूरी। तो ये आप समझ सकते हैं कि मैंने ऐसा हो कि काम तो मिल गया आपको, अब काम में ऐसी हो कि दशा, जो काम की जो दशा है, ठीक है, वो मानवीय नहीं हो, ठीक है, तो वो होना चाहिए। और दूसरा है कि अब सैलरी इतनी, पैसा इतना मिले कि कम से कम जीवन निर्वाह हो जाए, यानी कि जीविकोपार्जन योग्य वेतन तो मिलना ही चाहिए, ठीक है। और ये है उस उदाहरण के लिए इसमें देखते हैं कि मातृत्व लाभ अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम वो है। इसके बाद देखिए तो ग्राम पंचायतों को सशक्त करना, ये आपको आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देने के प्रयास के रूप में देखा जाता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 40 के तहत पंचायती राज की स्थापना की गई। उदाहरण के लिए 73वां जो संवैधानिक संशोधन अधिनियम था, उसके द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इन उपायों से आर्थिक अवसरों का विकेंद्रीकरण हुआ और आर्थिक न्याय की दिशा में प्रगति हुई। इसके बाद देखिए न्यायपालिका का दृष्टिकोण। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने कई निर्णयों में नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों के साथ संतुलित करते हुए उन्हें संविधान की आत्मा बताया। केशवानंद भारती बनाम जो केरल राज्य है, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे में सामाजिक और आर्थिक न्याय की अवधारणा को महत्वपूर्ण माना है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर दिया कि भारत के संविधान में सकारात्मक निर्देश यानी कि डीपीएसपी देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के चार्टर के रूप में है। उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो ये एक जो है इस तरह से व्याख्या हम लोग कर सकते हैं। देखिए हमने क्वेश्चन को फ्रेम कर दिया। अगर आपको डीपीएसपी का सारा मतलब वो अनुच्छेद पता है तो आराम से आप किसी प्रकार की बातें आप लिख सकते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न है, इसे हम लोग देखते हैं। प्रश्न है कि राज्य की नीति के निर्देशक तत्व पवित्र घोषणा मात्र नहीं है, बल्कि राज्य की नीति के मार्गदर्शन के लिए सुस्पष्ट निर्देश है। इसकी व्याख्या करनी है और बताइए कि वे व्यवहार में कहाँ तक लागू किए गए हैं। देखिए भूमिका में वही लिखेंगे कि भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्व ऐसे सकारात्मक निर्देश हैं जो राज्य को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय पर आधारित कल्याणकारी व्यवस्था स्थापित करने का मार्ग दिखाते हैं। यद्यपि ये न्यायालय द्वारा प्रत्यक्षतः बाध्यकारी नहीं है, जैसा कि अनुच्छेद 37 में कहा गया है, फिर भी संविधान ने स्पष्ट किया है कि ये देश के शासन में मूलभूत है, ठीक है। अतः ये केवल आदर्शात्मक घोषणा नहीं बल्कि शासन नीति के लिए व्यवहारिक दिशा निर्देश है। तो ये एक भूमिका में आप ऐसा लिख देंगे और लिखने के बाद जो है हम लोग इसकी व्याख्या करेंगे। देखिए पहला क्या है, निर्देशक तत्व सुस्पष्ट मार्गदर्शन। कैसे? पहला,
कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना। देखिए प्रश्न को ध्यान में रखते चलिए, प्रश्न में ये कहा गया है कि राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत जो है, तत्व जो है, वो खाली पवित्र घोषणा मात्र नहीं है, बल्कि राज्य के नीति के मार्गदर्शन के लिए सुस्पष्ट निर्देश है। ठीक है, ये खाली घोषणा नहीं है केवल। हाँ, तो पहला तो यह है कल्याणकारी राज्य की स्थापना। अनुच्छेद 38 राज्य को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय से युक्त व्यवस्था स्थापित करने का निर्देश देता है। दूसरा देखें तो संसाधनों का समान वितरण। अनुच्छेद 39 बी और सी धन और उत्पादन के साधनों के संकेंद्रण को रोकने तथा संसाधनों के न्यायोचित वितरण की बात करता है। 3 में देखें तो ग्राम स्व शासन। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों की स्थापना का निर्देश देता है। परिणाम स्वरूप 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा मिला। चौथा देखें तो समान कार्य के लिए समान वेतन। अनुच्छेद 39 डी के अनुसार इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट लागू किया गया। ठीक है, ये है। इसके बाद देखें तो कार्य के अधिकार की दिशा। अनुच्छेद 41 के अनुसार मनरेगा के माध्यम से, यानी VV जी राम जी के माध्यम से ग्रामीण रोजगार की गारंटी देता है। स्पष्ट है ये तत्व जो है नीति निर्माण की ठोस आधारशिला बने, यानी कि कानून बनाने में। अब देख रहे हैं आप यहाँ पर कि देखिए जैसे कि ये कानून बना, ये संशोधन हुआ, ये वाला तो किसको देख करके हुआ होगा, क्योंकि संविधान में कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत की जो अवधारणा थी पहले से थी, वो अनुच्छेद 40 में। इसी प्रकार से जो इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट बना, क्या देख करके बना होगा, अनुच्छेद 39 डी। कहने का मतलब ये है। ठीक है, अब चलिए अब देखिए, अब हम लोग देख लेते हैं कि व्यवहार में क्रियान्वयन की स्थिति। इसमें अगर देखिए व्याख्या करना है ये वाला, तो हमने व्याख्या कर दिया, और बताइए व्यवहार में कहाँ तक लागू किए गए हैं, तो ये मूल बात है, तो इसे भी हम लोग देख लेते हैं। माफ कीजिए। तो व्यवहार में क्रियान्वयन की स्थिति देखें तो देखिए महत्वपूर्ण उपलब्धियां इसमें देखें, भूमि सुधार एवं बैंक राष्ट्रीयकरण, आर्थिक असमानता को कम करने का प्रयास किया गया। दूसरा, शिक्षा का अधिकार, राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य की गई। पहले ये DPSP में ही था, फिर बाद में जाकर के यह मौलिक अधिकार में शामिल किया गया। तो यही मैंने कहीं ना कहीं वो एक जो है दिशा निर्देशक के रूप में हम लोग इसे देख सकते हैं। इसके बाद देखिए समान नागरिक संहिता की दिशा में प्रयास। गोवा में समान नागरिक संहिता क्रियान्वयन वो तो बहुत पहले से है, ये लिखना ठीक नहीं है, क्योंकि गोवा में देखिए, गोवा में पहले से था। हाँ, जैसे सरकार बनी तो चाहे तो खत्म भी किया सकता था, लेकिन हम कहें तो उत्तरांचल में, अभी गुजरात में प्रयास किए जा रहे हैं, तो ये सब आप चाहे तो लिख सकते हैं। फिर देखिए पर्यावरण संरक्षण, अनुच्छेद 48A में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सब जोड़ा गया कहीं ना कहीं, ये इसकी क्रियान्वयन को हम लोगों ने देखा। फिर B में देखिए न्यायपालिका का समर्थन। तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों के साथ संतुलित करते हुए उन्हें संविधान की मूल संरचना से जोड़ा। जैसे केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में सामाजिक आर्थिक न्याय की अवधारणा को मूल संरचना का हिस्सा माना गया। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ में क्या है कि मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन को आवश्यक बनाया। ठीक है, ऐसा नहीं कि मौलिक अधिकार अधिक है या मतलब DPSP जो है कम तरह, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ चुनौतियां और सीमाओं को देखें तो देखिए दिक्कत है DPSP में कि न्यायिक रूप से बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, नागरिक सीधे न्यायालय में इसकी मांग जो है नहीं कर सकते हैं। दूसरा देखें तो वित्तीय संसाधनों की कमी कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में बाधा है। तीसरा देखें तो राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव, समान नागरिक संहिता, समान वेतन आदि पूर्णतः लागू नहीं हो पाया है अभी तक, और क्षेत्रीय असमानता यानी कि राज्यों के बीच विकास का असंतुलन है। ये सभी कुछ चुनौतियां हैं जो DPSP के लिए हैं। तो हम निष्कर्षतः यह कह सकते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व केवल पवित्र घोषणाएं नहीं है, बल्कि भारतीय राज्य की नीति निर्माण प्रक्रिया के वास्तविक मार्गदर्शक हैं। स्वतंत्रता के बाद अधिकांश सामाजिक आर्थिक कानून इन्हीं के अनुरूप बनाए गए हैं। यद्यपि इनका पूर्ण क्रियान्वयन अभी शेष है, फिर भी ये भारत को एक सामाजिक, आर्थिक, लोकतंत्र और कल्याणकारी राज्य की दिशा में निरंतर अग्रसर कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमने दूसरा प्रश्न देखा, और इसमें क्या था कि राज्य की नीति निर्देशक जो है वो तत्व ये पवित्र घोषणा मात्र नहीं है, बल्कि क्या है, ये अगर स्टेट अगर पॉलिसी बनाती है तो उसका एक क्या है, मार्गदर्शक है। तो ये चीज़ें हैं। चलिए अब अगला प्रश्न है कि विभिन्न नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। ठीक है, जैसे कि मौलिक अधिकार वाले प्रश्न में था, एक प्रश्न था आपको कि सभी मौलिक अधिकारों का वर्णन करें, उसी प्रकार से ये प्रश्न है। ये चूँकि पुराना प्रश्न है तो इस तरह के प्रश्न सीधे तौर पर पहले पूछ लिए जाते थे। हालांकि आजकल BPSC का जो एग्जाम मुख्य परीक्षा है तो इसमें जो प्रश्न आते हैं वो काफ़ी डायनेमिक नेचर के आते हैं और करंट अफेयर से जोड़ करके होते हैं, तो वो अलग चुनौती है। लेकिन हाँ, जो मूल बातें हैं वो तो हमें पता होनी ही चाहिए। जैसा कि हमने कहा कि फंडामेंटल राइट या DPSP से प्रश्न तो कम ही पूछे जाते हैं, लेकिन उसका उपयोग अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हर विषय में लगभग जो है आपको इसके उपयोग देखने को मिलेगी। पेपर 2 का अगर हम बात करें तो ये चीज़ें हैं। खैर, प्रश्न है कि विभिन्न नीति निर्देशक सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। 1950 के बाद बिहार में इन्हें किस तरह से क्रियान्वित किया गया है।
तो आइए देखें, भूमिका में देखते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि डीपीएसपी जो है वो राज्य को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय पर आधारित कल्याणकारी व्यवस्था स्थापित करने का मार्गदर्शन देते हैं। यद्यपि ये न्यायालय द्वारा बाध्यकारी नहीं है, परंतु शासन के लिए मूलभूत सिद्धांत है। देखिए इतनी छोटी भूमिका यहाँ लिखी गई है और कितनी सारगर्भित है वो आप देखिए। देखिए हमने क्या बताया, अनुच्छेद बता दिया, किस भाग में है वो बता दिया, संवैधानिक प्रोविजन बताया, फिर करता क्या है यह, कि यह करता है कि सामाजिक, आर्थिक, खास करके इसकी हम हाँ, लेकिन राजनीतिक न्याय की बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि 100% नहीं, जैसे हमने कहा कि फंडामेंटल राइट जो है वो राजनीतिक न्याय की बात करता है, तो वो मुख्य रूप से ठीक है वो चीज़ें हैं। राजनीतिक और व्यक्तिगत न्याय की बात की जाए हाँ तो ये है। तो अब देखिए पहले मौलिक माफ कीजिए डीपीएसपी जो है इसके संवैधानिक प्रोविजन क्या है, इसके बाद ये करता क्या है, उसके बाद ये न्यायालय द्वारा बाध्यकारी है या नहीं है, ये जरूरी क्या कि बहुत जो है जो सबसे की पॉइंट अगर कहा जाए इसके लिए कि हाँ न्यायालय द्वारा बाध्यकारी, इतनी बड़ी व्याख्या है लेकिन न्यायालय द्वारा बाध्यकारी नहीं है। हाँ लेकिन जो भी है बाध्यकारी नहीं होने के कारण भी, अगर नहीं होने के साथ ये भी देखें कि मूलभूत सिद्धांत है शासन का, तो ये चीज़ें हैं। तो देखिए अब हम इसके वर्गीकरण पर आते हैं। देखिए संविधान में इसका कोई वर्गीकरण नहीं है, इसलिए अगर आप सोच रहे होंगे कि हाँ इस तरह से वर्गीकरण किया गया है तो आप बेयर एक्ट्स देख लें संविधान का उठा करके, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग अपनी सुविधा अनुसार जो है इसे लिखते हैं। तो देखिए पहला ये है कि समाजवादी सिद्धांत, दूसरा गांधीवादी सिद्धांत, तीसरा उदार बौद्धिक सिद्धांत। अब देखिए ये वर्णन करना है आपको नीति सिद्धांतों का, अगर इस तरह से वर्णन कीजिएगा तो आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। सीधे तौर पर लिखने से अच्छा है, ऐसा नहीं कि अनुच्छेद उठा करके आप लिखना शुरू कर दिए, उससे अच्छा अगर इस तरह से वर्गीकृत करके लिखा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए आगे, और ये आसान भी है, लिखना आसान भी है। देखिए विभिन्न नीति निर्देशक सिद्धांत, समाजवादी सिद्धांत। अब देखिए ये तीनों के बारे में आप सोच लीजिए कि समाजवादी सिद्धांत का मतलब क्या होता है। समाजवादी अगर विचारधारा जानते हैं तो आप इस सिद्धांत को समझ सकते हैं। इसी प्रकार से गांधीवादी, जो गांधी के जो स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था उसमें गांधी के कुछ विचार थे, उन विचारों से प्रभावित होकर के जो डीपीएसपी में डाला गया, ठीक है वो है। और उसके बाद है उदार बौद्धिक सिद्धांत, ठीक है। इंटेलेक्चुअलिटी मतलब ऐसी चीज़ें जो बौद्धिक थी उस समय पूरा करना संभव नहीं था। देखिए डीपीएसपी का जो मूल है यहाँ पर रखने का कि अभी जो है जिस समय संविधान निर्माण कार्य चल रहा था वो उस समय तक जो है वो नीति निर्माता उस समय तक अधिकारों को पूर्णतः नहीं दे सकते थे, ठीक है। तो नहीं दे सकते थे तो इसलिए कुछ ऐसे अधिकारों को रखा गया। अब देखिए ये भी कहा था है कि ये कोई पूछे कि डीपीएसपी है क्या, डीपीएसपी है क्या, तो देखिए डीपीएसपी पहला तो ये है एक लक्ष्य है, दूसरा है कि वैसे नीतियाँ हैं, और तीसरा है अधिकार है। देखिए अधिकार कौन से, अधिकार वैसे जो स्वतंत्रता संग्राम के समय वहाँ आज़ादी के टाइम तो उतना नहीं दिया जा सका, लेकिन हाँ अगर समय रहते अगर सक्षम हुई, राज्य अगर सक्षम है तो उन अधिकारों को दिया जा सकता है, तो वैसे अधिकार है। और पॉलिसी ऐसी पॉलिसी है जो क्या करे, जो समाज में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक समानता को बहाल करे। तो ये चीज़ें हैं। लक्ष्य किस प्रकार के हैं, तो लक्ष्य है कि एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो इस प्रकार से अगर हम मतलब सोचें डीपीएसपी को तो ऐसा सोचा जा सकता है। तो देखिए तो इन तीनों को वर्गीकृत अगर कहा जाए तो समाजवादी सिद्धांत इस प्रकार से है, जैसे 38 में पढ़िएगा तो 38 में क्या है, सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना करना, ठीक है, सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना करना। 39 ये है संसाधनों का समान वितरण, 39 बी में BC में। फिर उसके बाद है कि 39 D में कहा जाए तो समान कार्य के लिए समान वेतन है। ये सभी समाजवादी अवधारणाएं हैं। 41 में देखें तो काम, शिक्षा व सार्वजनिक सहायता का अधिकार। 42 में देखें तो मानवीय कार्यदशाएं होनी चाहिए। 43 में देखें तो जीविकोपार्जन योग्य वेतन मिलना चाहिए। तो ये सभी समाजवाद के सिद्धांत हैं। उदाहरण आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद गांधीवादी सिद्धांत की बात करें तो गांधी जी के ग्राम स्वराज और कुटीर उद्योग की अवधारणा पर आधारित थी। तो अनुच्छेद 40 में क्या है, ग्राम पंचायतों की स्थापना। अनुच्छेद 43 में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। अनुच्छेद 46 में SC ST व कमजोर वर्गों को संरक्षण। 48 में है पशुधन संरक्षण, जैसे गौ वंश ये सभी की, ठीक है। और उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं कि 73वां जो CAA आया था जिसमें कि ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, माफ़ कीजिए संवैधानिक दर्जा तो पहले से था, कानूनी दर्जा दिया गया था और ये बाध्यता की गई थी। और उदारवादी बौद्धिक सिद्धांतों में देखें तो देखिए 44 ये समान नागरिक संहिता। 45 प्रारंभिक शिक्षा 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए। 48A पर्यावरण संरक्षण। 50 न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण, ठीक है। और इसमें 51 भी जोड़ा जा सकता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति, ठीक है। तो ये आप अगर अच्छे ढंग से अगर याद किए हुए हैं, आपको पूरा डीपीएसपी पता है, तो आप इस तरह से वर्गीकृत कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जो हम लोगों के पास जो मतलब बातें हैं कि प्रश्न में ही है, आप देखें प्रश्न को पूरा देखें कि 1950 के बाद बिहार में इसे किस प्रकार से क्रियान्वित किया है। तो ये देखें
अब बिहार किस प्रकार से किया है, तो बिहार ने संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुरूप कई कदम उठाए हैं। पहला अगर देखा जाए तो भूमि सुधार, यह बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट के माध्यम से जमींदारी प्रथा समाप्त की गई, भूमिहीनों को भूमि वितरण का प्रयास किया गया। दूसरा देखें तो पंचायती राज, ये गांधीवादी सिद्धांत है। ये 73वें संविधान संशोधन के अधिनियम के माध्यम से बिहार में 2006 से त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया। महिलाओं को 50% आरक्षण देकर के सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया गया, तो ये है। तीसरा देखें तो शिक्षा का प्रसार किया गया, तो ये किस प्रकार से, राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट का प्रभावी क्रियान्वयन किया, ठीक है। आंगनवाड़ी और ICDS वगैरह जो है इसको बढ़ावा दिया गया बिहार में। साइकिल योजना, पोशाक योजना से छात्राओं की उपस्थिति बढ़ी। सामाजिक न्याय और आरक्षण की बात करें तो अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण, अत्यंत पिछड़ा यानी EBC को विशेष लाभ, तो ये है, सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया गया बिहार में। रोजगार एवं आजीविका, महात्मा गांधी नरेगा का व्यापक क्रियान्वयन किया गया। जीविका समूहों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण हुई, ठीक है। इसके बाद शराबबंदी, 2016 में पूर्ण शराबबंदी लागू कर सामाजिक स्वास्थ्य सुधार का प्रयास किया गया, जो कि अनुच्छेद 47 में दिया है, मादक पदार्थों पर रोक। तो ये चीज़ें हैं। अब सीमाओं को देखा जाए तो देखिए प्रयास तो पूरे किए गए लेकिन पूर्णतः सफल नहीं हुआ, ठीक है। शिक्षा और स्वास्थ्य ढांचा भी अभी कमी है, बेरोजगारी और पलायन की चुनौती जो है अभी बनी हुई है, ठीक है। तो नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र के आधार स्तंभ है। बिहार में भूमि सुधार, पंचायती राज, शिक्षा विस्तार, सामाजिक न्याय और रोजगार योजनाओं के माध्यम से इसे क्रियान्वित करने का प्रयास किया है। यद्यपि चुनौतियां बनी हुई है, फिर भी 1950 के बाद बिहार ने कल्याणकारी राज्य की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने ये जो पूरा का पूरा आपका नीति निर्देशक सिद्धांत है, 3 प्रश्न जो दिए गए थे उसका हम लोगों ने अध्ययन किया। तो अगर इसके सभी अनुच्छेदों को याद करते हुए अगर इन प्रश्नों को अगर देख लिए हैं आप, तो आपको लिखने में काफ़ी सहूलियत होगी, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।